देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आजकल लोग फैशन से लेकर फाइनेंस तक की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड रहते हैं। अब बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो आपको पैसे पर ज्ञान देते हैं और कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के दर्शकों की तादाद लाखों में भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको उनकी राय पर पैसा निवेश करना चाहिए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इसी सवाल का जवाब दिया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के पास फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर 3-4 लोग हमें सही सलाह दे रहे हैं तो 10 में से 7 लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद कुछ और है। अभी बहुत सारे सोशल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखें कि उनकी सलाह को क्रॉस चेक जरूर करें। मेहनत से कमाए गए पैसे को निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें। किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कुछ असली विशेषज्ञ हैं जो निवेश बजट पर ठोस सलाह देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और ज्यादा रिटर्न का वादा कर संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं। हकीकत यह है कि पूंजी स्कीम है। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi. और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रांजल कामरा हैं जो सीईओ हैं फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के। प्रांजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि करोड़पति बनने का क्या कोई शॉर्टकट है? देखिए, मैं ना इसका जवाब अक्सर कई बार देना चाहता हूं कि अगर करोड़पति बनने का शॉर्टकट होता तो मैं फिनोलॉजी नहीं चला रहा होता, ये न्यूज चैनल नहीं चल रहा होता, अंबानी जी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, टाटा ईवी या फिर इस तरह के बिजनेसेस नहीं कर रहा होता। हर कोई टीवी देखता, यूट्यूब देखता, इन्फ्लुएंसर से सीखता और चार्ट देख के पैसा कमाता। तो शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, वरना दुनिया के स्मार्टेस्ट ब्रेन्स 10-10 साल मेहनत करके बिजनेस नहीं कर रहे होते। प्रांजल, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अब हम आते हैं जो निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो सलाह दी है। आजकल होता क्या है कि हाथ में जब स्मार्टफोन होता है ना, और जब सोशल मीडिया पर आप होते हैं तो खुद को लगता है कि हम तो सब जानते ही जानते हैं और आगे वाला जो है वो हमसे भी ज्यादा जानता है, और इस चक्कर में हम अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। उसी को लेकर अलर्ट किया है निर्मला सीतारमण ने। जी बिल्कुल, और मैं तो कहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर मैम काफी उदार हो गई। उन्होंने 30-40% को अच्छी सलाह भी कहा। मैं इस इंडस्ट्री में दिन रात हूं, मैं तो कहूंगा अच्छी सलाह 10-20% ही है। तो काफी गलत चीजें बिल्कुल होती है। और पता है इसमें विडंबना क्या है कि यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर, ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, ये जिस कारण पॉपुलर हुए, जिस कारण लोगों ने इनको देखना शुरू किया, वो ये कारण था कि लोगों को लगता था कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जो ऑफलाइन हमको बैंक में बताया जाता है या जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वहां से हमको सही फाइनेंशियल जानकारी नहीं मिल रही। तो फिनफ्लुएंसर्स एक तरह से उसके खिलाफ एक ऑल्टरनेट सच का माध्यम बन के उभरे। और कोविड के बाद ना इस इंडस्ट्री में इतना पैसा आया, हमने देखा स्टार्टअप्स में, खास करके फिनटेक्स में बहुत पैसा गया। तो अगर उनके पास फंडिंग होती है ना, तो वो मार्केटिंग के लिए फिर फिनफ्लुएंसर्स को भी मोटी रकम देना चाहते हैं। और उस चक्कर में हम सब एज अ कम्युनिटी वही बुराई खुद बन गए, जिस बुराई को मिटाने की कोशिश करने के कारण लोगों ने हमें देखना शुरू किया। प्रांजल, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा भी मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रोफेसर के तौर पर भी जानते हैं। हम उन्हें प्रोफेसर कहकर भी बुलाते हैं। हिमांशु, प्रांजल तो है ही हमारे साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास, हम इतने व्यस्त होते हैं सोशल मीडिया पर कि खुद का रिसर्च का वक्त नहीं होता। तो सामने जो बता रहा होता है वो 5-10 मिनट में हमें लगता है कि हमने सब सीख लिया, अब चलो कुछ पैसे कमाते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि हाथ तो कुछ नहीं आता और जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। देखिए शारिक, इसीलिए वित्त मंत्री ने सबको आगाह किया है, निवेशकों को, और उन्हें सलाह दी है कि उन्होंने जो मेहनत से पैसा कमाया है
उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए उन्हें सतर्क रहना होगा। आप समझिए कि देश की वित्त मंत्री अगर सार्वजनिक तौर पर कर्नाटक में इंटेलेक्चुअल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन में, ये जगह थी टुमाकुरू में जहां पर ये इंटरेक्शन हुआ था, वहां पर अगर वो सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देश में हैं उनमें से 10 में से 3-4 ऐसे हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन 7 ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये बयान ऐसे वक्त पर आया है शारिक, जब भारत सरकार के सामने, विशेषकर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उसके पास बहुत सारी शिकायतें जो निवेशकों की तरफ से आई थी कि वो जो पैसा अपना निवेश करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत जगह पे लोगों का पैसा जो है वो लूटा गया है, उसका दुरुपयोग किया है। कुछ फाइनेंशियल एप्स ऐसे हैं, विशेषकर चाइनीज एप्स का जिक्र एक अधिकारी ने किया, जिसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। और इसलिए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है, यानी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉन्जी ऐप की तरह काम करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरती जा रही है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। और आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है, ये चेतावनी वित्त मंत्री ने दी है। और इसके पीछे वजह भी बहुत साफ है कि विशेषज्ञ बार बार ये कहते रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो एक आम नागरिक है उसका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अब स्टॉक मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे का निवेश कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें सतर्क रहना होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। प्रांजल, आपसे एक सवाल था मेरा कि हम इसलिए कभी आपको या किसी और को सुनते हुए नजर नहीं आते क्योंकि निवेश करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते, तो इसलिए परेशानी है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि आप कह रहे हैं कि 10-20% लोग हैं आप जैसे लोग जो कायदे की सलाह देते हैं, लेकिन उस पर भी आप अपना रिसर्च कीजिए। क्या कोई मेथड है इस बात का अंदाजा या पता लगाने का कि वो 10-20% हैं कौन जिन पे ट्रस्ट किया जा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है और थैंक यू उनमें मुझे इंक्लूड करने के लिए। मैं खुद को नहीं करता हूं, मैं तो लोगों को ये भी कहता हूं कि हर कोई अपनी सूझबूझ, लेकिन 2 तरीके हैं, 2 सिंपल तरीके हैं कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं। एक तो सिंपल है, अगर हम कोई ऐसे बैंक में पैसा नहीं डालते जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड ना हो, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालते जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड ना हो, तो जिस भी सलाहकार को हम अपना वित्तीय सलाहकार बना रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल लाइफ उसके हाथों में दे रहे हैं, उससे हमें एक सवाल करना है कि सेबी का रेगुलेशन है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आसानी से मिलता है, बहुत मुश्किल रेगुलेशन नहीं है। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में करोड़ों कमा रहे हो, 5-10 लाख रुपए का वो रेगुलेशन दे के आप रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते? आपको इतनी नॉलेज है तो आप एग्जाम भी निकाल लोगे, और 5-10 लाख की फीस है, वो फीस भी आप दे ही सकते हो। ये 2 चीजें करके आप रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते? आप दुनिया भर की चीजें बोल दोगे कि नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस का हैशटैग यूज करके हम सब चीजें बोल देते हैं, लेकिन हम रेगुलेटर के दायरे में आना क्यों नहीं चाहते? उससे भागते क्यों? और दूसरा तरीका ये है, जैसे आपने बोला फाइनेंस से लेके फैशन तक लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं। मैं चाहता हूं कि फैशन तक ठीक है, लेकिन फाइनेंस में ना उल्टा होता है। फाइनेंस में जो नया होता है वो अक्सर घातक होता है। हमने ये देखा आईपीओस के साथ, एनएफओस के साथ, क्रिप्टोस के साथ, बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स के साथ। जो भी नया है उसको प्रूव करने दीजिए, खुद को टाइम टेस्टेड होने दीजिए। तो जो इन्फ्लुएंसर आप देखें कि क्रिप्टो के समय वो क्रिप्टो प्रमोट कर रहा है, आईपीओ के समय ये आईपीओ सबसे अच्छा है बोल रहा है, और बाय नाउ पे लेटर कार्ड के समय बोल रहा है कि बाय नाउ पे लेटर कार्ड ले लो, जो हमेशा पानी की धार के साथ बह रहा है, उससे बच के। हिमांशु, एक सवाल था आपसे कि अगर हम देखें जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं कि कुछ भी रातों रात नहीं बदलता है। जब भी हम किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं, अपने निजी जीवन में भी हम जब पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा बताओ जहां से रिटर्न अच्छा हो, तो वो सीधा सीधा यही बताता है कि शारिक भाई, अगर पैसे आप चाहते हैं कि बढ़ें तो जल्दी मत करो और रोज रोज उसको चेक मत करो। तो एक सेफ कि आपका जो है वो बचा रहे, मूल बचा रहे, बढ़ता रहे, उसके बाद अगर कुछ अच्छा जंप मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो फिर आप गए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, और जो लोग नए हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि अगर उन्हें ये समझाया गया है कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बैंक में जो अलग अलग स्कीम्स हैं डिपॉजिट की, उससे ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, तो लेकिन साथ में जो रिस्क है
उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। मैं देख रहा था सेबी ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं शारिक अभी, जिसमें निवेशकों को यह कहा गया है कि सेबी की एक हेल्पलाइन है और उससे भी आप मदद ले सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जो आपके सलाहकार हैं या जिन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की आप मदद लेना चाहते हैं या उनके सुझाव को आप गंभीरता से ले रहे हैं, उनके एंटीसीडेंट्स को यानी उनकी जो बैकग्राउंड है उसकी वेरिफिकेशन भी आप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत व्यक्ति गलत तरीके से आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने पैसे का निवेश एक पर्टिकुलर स्टॉक में करें, तो उसके लिए भी सेबी ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें निवेशकों के पास ये एक विकल्प होगा कि वो ऐसे जो भी ड्यूबियस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी वो सेबी के हेल्पलाइन पर भी सेबी के साथ साझा करें और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो है, जैसा आपने पहले भी कहा, एक वक्त था, मुझे याद है मैं रिसर्च जब करता था इस विषय पर, कि बहुत कम भारतीय नागरिक हैं जिनका एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में है और आमतौर पर किसी भी एक स्टॉक की आने वाले समय में क्या दिशा दशा होगी उसको समझना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत इस प्रक्रिया में होती है। तो जिन लोगों ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं वो किसी के बहकावे में ना आए कि आपको बहुत कम समय में आपको 15% 20% तक आपको मुनाफा हो सकता है जो पैसा आप निवेश करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क हमेशा रहता है जब आप स्टॉक मार्केट में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको अनुभव चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। और जैसा हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो कौन है, वो संस्था कौन है, क्या उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है, उसकी जवाबदेही क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और अब तक जो दूसरे निवेशक हैं उनका क्या अनुभव रहा है उनके साथ काम करने में, उनकी सलाह को इंप्लीमेंट करने में। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह है और वहां पर जो उतार चढ़ाव होता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि आपको फाइनेंशियल रिस्क के साथ एक्सपोज करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको निवेश करने से बचना चाहिए। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया है और इसलिए इसमें बहुत जरूरी है जो बात वित्त मंत्री ने आज 3-4 बार कही है, इंटेलेक्चुअल से भी, स्टूडेंट से भी, सभी निवेशकों से, कि आपको बहुत सोच समझकर आपका जो मेहनत का पैसा है उसका निवेश करना होगा। आप आंख बंद करके या जल्दबाजी में किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के पॉन्जी ऐप के बहकावे में ना आए। जी प्रांजल, आपसे 2 सवाल था मेरा। पहला सवाल तो यही था कि पहले यह ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन होता था कि मुझे पैसे दे दो मैं डबल कर दूंगा। इस चक्कर में बहुत लोग डूब गए। एक जनाब है जिनको मैं भी जानता हूं, तो मैंने उनसे यह सवाल पूछा था कि लॉजिक लगा लेते कि तुम्हारा 5 लाख 10 लाख 2 दिन में कैसे हो जाएगा, कोई कैसे करके देगा। मेरा सवाल एक तो यह था कि अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह था कि आपने कहा कि 10-20% हैं, जो 80% हैं, क्या कोई एक सटीक तरीका है ये दर्शकों को बता पाए आप कि ये रहे मेथड्स, इनसे रहिए दूर? बिल्कुल। तो जो मैंने आपको एक पिछली बार पहला तरीका बताया कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, देखिए ज्यादातर जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छे रिटर्न्स देंगे। रिटर्न्स वो जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर चलता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं उन पे सेबी लगातार ऑडिट करता रहता है। अब बीएसई की भी एक बॉडी है जो ऑडिट करती है, तो मेजर्स एंड चेक्स हैं। और इसकी लिस्ट कि कौन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये आप गूगल में लिखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिस्ट। सेबी की ही वेबसाइट है। हर एंटिटी जिसको सेबी ये सर्टिफिकेट देता है वो वहां ट्रांसपेरेंट रूप से अवेलेबल है। देश में कुछ 1500-1600, जब मैंने लास्ट देखा था तो ये 1500-1600 लोगों की लिस्ट है, उनसे ही आपको एडवाइस लेनी है। उसके अलावा नहीं, 80% फिल्ट्रेशन यहां से हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ना कि कई बार म्यूचुअल फंड में हमने निवेश कर लिया और उसमें फ्रंट रनिंग का केस आ गया, अभी हमने देखा, लेकिन वो बहुत रेयर होगा। उसके बाद आपकी सक्सेस की चांस 80-90% हो गया। हो सकता है उनमें से भी 10% अच्छे ना हो, लेकिन अभी हम पहले 90% को तो फिल्टर आउट कर दें। पहला कदम तो हम करने लगे, सेबी की वेबसाइट में देखने लगे। प्रांजल, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु से एक सवाल पूछ लेते हैं। हिमांशु, वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा रेगुलेट करने का कोई इरादा नहीं है, करना नहीं चाहते या करना नामुमकिन सा है, इसलिए कहा गया ध्यान रखिए, आंखें खुली रखिए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये एक व्यक्ति का अपना फैसला होता है कि वो अपना पैसा कहां पर निवेश करे इसमें, लेकिन साथ में वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है
और जो आरबीआई है उसके साथ मिलके क्रैकडाउन कर रही है। मैं अभी डिटेल्स देख रहा था, सेबी जो है पिछले 1 साल से उसने कई जगह पर रेड किया है। बहुत सारी जानकारियां भी अलग अलग साइट्स पर हैं कि सेबी ने किस तरह से जो शिकायतें उनके पास आई उसके आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ, कुछ फ्रॉडुलेंट संस्थाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया है जिन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, पैसों को लूटा। तो देखिए, ये सवाल निश्चित तौर पर बहुत ही संवेदनशील है और इसलिए वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से शुरुआत में ही जब वो इस सवाल का जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि इसको अभी फिलहाल हम रेगुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में यह भी महत्वपूर्ण है कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है स्टॉक मार्केट से जुड़े इस तरह के जो भी दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए, और सेबी अपना काम कर रही है। सेबी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट की, और सेबी के पास पूरे अधिकार हैं कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत उनके पास आती है तो भारत सरकार अपने स्तर पर भले ना रेगुलेट करे, लेकिन सेबी अभी इस मामले को रेगुलेट कर रही है। जैसा मैंने पहले कहा, एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है और इस तरह के जो भी पॉन्जी एप्स हैं या दूसरे एप्स हैं जो गलत सलाह दे रहे हैं या लोगों का पैसा जिसमें बर्बाद हो गया, उन्होंने अगर शिकायत की है तो सेबी ने, मैं देख रहा था पिछले 1 साल में कई जगह पे रेड किए हैं, बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, बहुत सख्ती से कानून के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। शारिक हिमांशु, प्रांजल आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये बता दीजिए कि जो देखने वाला या मानने वाला इन्फ्लुएंसर की सलाह, अमीर हुआ हो या ना हुआ हो, इन्फ्लुएंसर ने जरूर पैसे बनाए होंगे, क्या ये कहना सही? बिल्कुल बिल्कुल शारिक, मतलब अगर लोगों को पता होता कि जो वो बोल रहा है उसके पीछे उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं इतने पैसे इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं। और इसलिए बहुत दुख होता है कि जब पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप खूब पैसा कमा रहे हो, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाओ कि क्या बोल रहे हो या किस चीज को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन इनफैक्ट शारिक, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। जब क्रिप्टो की बाढ़ सी आई हुई थी तो मैं, क्योंकि क्रिप्टो से बिल्कुल अलग था, रेगुलेटेड नहीं था, ग्रे एरिया था, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं समझता था क्रिप्टो, तो मैं बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए जा रहा था। लेकिन उस समय इन क्रिप्टो एप्स के पास इतना पैसा था कि उसमें से एक क्रिप्टो ऐप का मालिक मुझे कांटेक्ट करता है एंड ही सेज, ठीक है आप प्रो क्रिप्टो तो बनाओगे नहीं, एक काम करो आप आ जाओ, क्रिटिसाइज कर लेना, हमसे क्रिटिसाइज करने के पैसे मिले। तो इनका डेस्परेशन इतना ज्यादा था और पैसे का लालच इतना ज्यादा दिया जा रहा था। अभी भी है, कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी यही हाल है। हिमांशु, जाते जाते हम लोग प्रांजल से ये सलाह लेते चलें कि जब प्रांजल से कुछ सीखना हो या जानना हो तो ऑनलाइन ही रास्ता है या ऑफलाइन भी इन्हें संपर्क किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल, तो Finology.in हमारी वेबसाइट है, उसके जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले चेक करिएगा हम सेबी की वेबसाइट में लिस्ट में है या नहीं, उसके बाद आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रांजल और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बेहतरीन तरीके से रोशनी डालने के लिए। और दर्शकों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा कि पैसा बनाना हर कोई चाहता है, कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन जो कमा रखा है वो किसी फर्जी आदमी या फर्जी सलाहकार के जरिए आप गंवा ना बैठें। तो इस पर ध्यान रखिए। और निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस तरफ इसलिए आपका ध्यान खींचा है। आगे बढ़ते हैं इस खबर से और बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक के विजयपुरा में राहुल गांधी का रोड शो हो रहा है। विजयपुरा में कांग्रेस की जनसंपर्क रैली है। तो यहां आपको बता दें कि चुनाव अब 10 मई को है, 13 मई को नतीजे साफ हो जाएंगे। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मोमेंटम उसके पक्ष में है और वो इस बार वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी। यहां राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहां आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपना पूरा दम लगाया है, लेकिन बीजेपी के लिए परेशानियां कई सारी हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके कई नेता उनसे नाराज होकर अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। निहाल किदवई हैं हमारे साथ। निहाल, चुनाव का रंग और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। बिल्कुल शारिक, देखिए ये बहुत ही अहम रोड शो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पहले बॉम्बे कर्नाटका के तौर पर जाना जाता था, अब कित्तूर कर्नाटका के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पर 50 विधानसभा की सीटें हैं। अगर पिछले चुनाव को देखें तो यहाँ बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 17 और जेडीएस को 2 मिली थी, जबकि इंडिपेंडेंट 1 थे। तो कुल मिलाकर के ये लिंगायतों का गढ़ भी कहलाता है और यहाँ पर लिंगायत बहुत बड़ी संख्या में है।
जिन 50 सीटों की बात अभी हमने की, जहां पर विजयपुरा, जहां पर अभी राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है, बड़ा रोड शो है, देखने से तस्वीरों को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ के जो तकरीबन 6 जिले हैं और इन 6 जिलों में 50 सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, विजयपुरा, हावेरी, गदक, ये सारे काफी अहम जिले हैं और खास करके बेलगावी जहां 18 सीटें हैं, विजयपुरा में 8 सीटें हैं, तो ये सब काफी अहम है। इसलिए इतना बड़ा रोड शो वहां पे हो रहा है, तकरीबन सभी नेता हैं। और आज बसवन्ना, जिन्होंने लिंगायत धर्म की नींव रखी थी, आज उनका जन्मदिन भी है, तो इसलिए कुदाल संगम एक जगह है बेलगावी में, जहां पर वो अपनी सभा किया करते थे, जिसको कि स्थानीय जो कथाएं हैं उसमें कहते हैं कि विश्व का ये पहला पार्लियामेंट था जो 11वीं सदी में लगता था। और खुद एक राजा होने के बावजूद, राजा के सबसे मजबूत सोल्जर होने के बावजूद वहां पर प्रधानमंत्री थे वो, और उसके बाद वहां पर वो एक पैरेलल सभा लगाते थे, सब लोगों की दुख दर्द को समझते थे, सुनते थे और फिर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते थे। तो वहीं पर राहुल गांधी के कुदाल संगम में बहुत बड़ा बसवन्ना का वो एक तीर्थ स्थल यहाँ पर कहते हैं लिंगायतों का। तो आज की जो रैली है और जहां पर ये सब हो रहा है, वो लिंगायतों से जुड़ी हुई जो राजनीति है उसके लिए काफी अहम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है कि देखिए 1990 तक लिंगायत कांग्रेस के साथ थे, या फिर कई बार 1-2 बार कुछ ऐसे मौके आए हैं कि वो जनता परिवार के साथ जुड़े रहे, लेकिन 1990 से जो उनका रिश्ता कांग्रेस से टूटा और बीजेपी की तरफ बढ़ा, इस बार कांग्रेस को लगता है कि उस पुरानी जो उनका जो भरोसा था लिंगायतों को जीतने का, वो एक अच्छा मौका है, क्योंकि इन्हीं इलाकों से आते हैं आप जगदीश शेट्टर, जिनसे राहुल गांधी ने सुबह में मुलाकात की, लक्ष्मण सावदी, वो भी इस इलाके से आते हैं। तो ये लिंगायतों के लिए बहुत अहम है और लिंगायतों की जो राजनीति है उससे जोड़ करके आज की रैली को देखा जा रहा है। शुक्रिया निहाल इस पूरी बातचीत के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए। तो फिलहाल राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है। तो जैसा हम बता रहे थे, कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से यहां पर जारी है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी कर्नाटक के तुमकुर में रोड शो किया। ये तस्वीरें उसी रोड शो की। भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। पहलवानों ने फिर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहां से नहीं जाएंगे। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। पहले लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी ने कुछ भी नहीं बताया। साथ ही पहलवानों ने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे वो यहीं बैठे रहेंगे। हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे। अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एफआईआर हो जाएगा तो फिर
आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम नहीं देखिए रहेंगे। से बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, पेपर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। एक मिनट विनेश, और अभी की बड़ी खबर बताते हैं। अमृतपाल के बचाव में एसजीपीसी उतर आया है। अमृतपाल पर कार्रवाई को एसजीपीसी ने गैर जरूरी बताया है। एसजीपीसी कोर्ट का रुख करेगा अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए। एक परिवार का जो मेंबर होगा, जो उनकी पत्नी होंगी या फिर जो टोटल 10 लोग हैं जिन्हें एनएसए के अंदर बंद किया गया है, उनके परिवारों के लिए वो मिलवाने की कोशिश की जाएगी। यह भी कहा है कि अमृतपाल और उसके समर्थकों पर जो कार्रवाई की गई है वो अनवांटेड है। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले से ही कह रही है कि जो एनएसए लगाया गया है वो गैर जरूरी है। अगर इन्होंने कोई अपराध किया है तो जो नॉर्मल आईपीसी की धारा है 120B या हत्या के अपराध, इसके तहत इनको ट्राई किया जाए, इनका ट्रायल किया जाए, लेकिन इन पर एनएसए लगा देना बिल्कुल गैर जरूरी है। आपको बताएं, शारिक पहले भी एसजीपीसी कोर्ट गई थी और पंजाब सरकार से लगातार उन्होंने अपील की कि जो एनएसए में जो कुल 8 लोग अब तक बंद थे, अब नवा अमृतपाल पहुंच गया। इन 8 लोगों को परिवार वालों से मिलने दिया जाए, इनके लॉयर्स के साथ इनको एक्सेस दिया जाए। उसके बाद ये हुआ भी था, लॉयर्स और परिवार के कुछ लोग मिले थे। और अब जब अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई है तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कह रहा है कि कल वो कोर्ट का रुख करेगा। अमृतपाल पर एनएसए लगाया जाना बिल्कुल गैर जरूरी है। एनएसए के तहत कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए और वो कोर्ट से ये कल मांग करेंगे पिटीशन याचिका दायर करके कि अमृतपाल की पत्नी या उसके पिता या मां किसी एक सदस्य को अमृतपाल से मिलने दिया जाए और अमृतपाल को उसके वकीलों से मिलने दिया जाए, वो एक्सेस दे दिया जाए। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो लड़ाई है वो एनएसए के खिलाफ। उनका कहना है जो एनएसए लगाया गया है कुल 9 लोगों पर, वो बिल्कुल गैर जरूरी है, वो नहीं लगाया जाना चाहिए। इनके परिवार वाले हैं, उनसे उनको मिलने दिया जाए, वो बातचीत करना चाहते हैं या वकील हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी अलाउ किया जाए। और इसी बाबत कल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोर्ट जाएगी, कोर्ट में याचिका लगा करके मांग करेगी कि जो अमृतपाल है गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ उसको ले जाया गया है, वहां पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य से मिलना दिया जाए और वकीलों का भी उसे एक्सेस दिया जाए। शारिक, सौरभ, ये भी खबर है कि एसजीपीसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अमृतपाल के परिवार से मुलाकात भी की है। जी बिल्कुल, अमृतपाल के परिवार से मुलाकात भी की थी। और आपको बताएं इस पूरे मामले में शारिक, जब आपको याद होगा 3 दिन पहले जब अमृतपाल की पत्नी को एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया था, उसके बाद भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बयान जारी किया था। उसकी पत्नी से मिला भी था इसका एक दल और कहा था कि अमृतपाल की पत्नी पर कोई मुकदमा नहीं है तो उसे क्यों रोक दिया गया। तो लगातार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एनएसए के खिलाफ हुई अमृतपाल को के समर्थन में अपने बयान देती रही है। उनका कहना है कि जो आईपीसी की आम धाराएं हैं उसके तहत ट्रायल किया जाए, उसके तहत इस पर अभियोग चलाया जाए, ना कि एनएसए के तहत। एनएसए के अंदर इसको गिरफ्तार करना बहुत ज्यादा गैर जरूरी है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। शुक्रिया सौरभ इस पूरी बातचीत के लिए। तो इससे पहले अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ पहुंच गया। उसे डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल ले जाया गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी आज मोगा के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे के बाहर से की गई। पहले उसे मोगा से भटिंडा लाया गया और फिर
डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल उसे ले जाया गया। यही वो जगह है जहां अमृतपाल के 9 सहयोगियों को भी रखा गया है। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रात भर नजर रखी। पुलिस ने रोडे गांव को घेरा और सिर्फ 2-3 पुलिस वाले ही गिरफ्तारी के लिए आगे आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे और किसी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होगी। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। सर बताइए कि अभी ये चर्चा हो रही थी कि नहीं उसने सरेंडर किया है, वो गुरुद्वारे में था और वो पहुंच गया था कई दिनों से और वहां पर वो अंदर था और फिर आप लोगों के सामने सरेंडर किया है, जबकि आप लोग कह रहे हैं अरेस्ट किया है। एग्जैक्टली अरेस्ट हुआ है या फिर उसने सरेंडर किया है? मैं दर्शकों को समझाएं। हमारी जो टीम्स थी, जैसे हमारी अमृतसर रूरल पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस की जो टीम्स थी, उनके पास स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि वो रोडे विलेज में है। तो जैसे ही पुलिस ने सरेंडर किया पूरे विलेज को, तो उसके बाद पता चला कि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर है जी। तो सिर्फ गुरुद्वारा साहब की जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन करना सबसे जरूरी था। तो अल्टीमेटली पुलिस ने गुरुद्वारा साहब के अंदर एंटर नहीं किया, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं था। चारों तरफ से, जो विलेज के चारों तरफ से, ही वाज सराउंडेड बाय द पुलिस। तो अल्टीमेटली ही केम आउट ऑफ गुरुद्वारा एंड ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जो रिलेंटलेस प्रेशर था पुलिस का और जिस तरह से ये सारा ऑपरेशन प्लान किया गया, तो अल्टीमेटली वो गिरफ्तार किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। सुखचैन जी, 24 तारीख को जब अजनाला हुआ था तो 26 तारीख को मैं खुद गया था इसके जल्लूपुर खेड़ा गांव। वहां पे 35-40 इसके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके साथ पास हथियार थे, ऑटोमेटिक वेपन्स थे। आप लोगों ने प्लान कैसे किया कि पूरा क्रैकडाउन करना है? क्योंकि ये लग रहा था कि अमृतपाल के पास तो बड़ा सपोर्ट है, हजारों लोग उसके कहने पर जल्लूपुर खेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन जब आप लोगों ने क्रैकडाउन किया तो सपोर्ट नजर नहीं आया। तो आप लोगों ने पूरा ऑपरेशन कैसे प्लान किया था? अब आप बता सकते हैं जब ये पकड़ लिया अमृतपाल को। मैं बहुत डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, बट इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो हमारा मेन एम था, दैट वाज कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन द स्टेट। तो इसमें सबने हमारा साथ दिया। इसमें पब्लिक ने बहुत साथ दिया है। जैसे पंजाब में आपने देखा पिछले 35 दिन से बिल्कुल शांति है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन्ड है। तो जितनी हमारी जो यूनिट्स हैं हमारे पुलिस के, राइट फ्रॉम एसएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके ऊपर तक, सबने कोऑर्डिनेट किया है और पब्लिक से हमें जो कंप्लीट इसमें पब्लिक से सहयोग मिला इस केस में। तो इसको प्लान इस तरीके से किया गया था, जो मेन एम था कि इस ऑपरेशन को अंजाम भी देना है, बट साथ के साथ जो सबसे ज्यादा फोकस था, जो हमारे सीएम साहब का भी फोकस था, हमारे लीडर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका फोकस था कि पीस मेंटेन करनी है, शांति मेंटेन करनी है स्टेट में और किसी भी तरह की कोई वायलेंस ना हो। तो उसको जो पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया, उसमें मेन इसको भी एक एम रखा गया है इस पूरे ऑपरेशन में। तो इसीलिए इसको इस तरह से प्लान किया गया है, स्टेप बाय स्टेप और सारे एस्पेक्ट्स के मद्देनजर कि किसी तरह की कोई शांति में कोई खलल ना हो पंजाब में। आप ये बताइए कि और कौन से डिप्लोमेटिक चैनल है? जैसे कि हमें एक तो पता है कि आपने उसकी पत्नी जो वो लंदन जा रही थी उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया, उसका फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी आपके पास था, और किन चैनल से आपने दबाव बना के रखा कि अमृतपाल के पास कोई चारा ही नहीं बचा? आपने अरेस्ट जरूर किया, कोई चारा नहीं था, आपने उसके खिलाफ एलओसी भी जारी कर रखा था, उसको बाकी कौन से चैनल से आपने घेरा था? एक तो पुलिसिंग का चैनल है, जैसे पैसे पकड़ना है जो चोर पुलिस का होता है, लेकिन और बाकी कौन से चैनल्स थे जिनकी आपने मदद ली? और फाइनली उसको तो, अमृतपाल को तो आपने नेल किया ही, लेकिन उसका पूरा जो सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम था, उसको भी नेल किया आपने।
नहीं, इसमें हमारा जो फोकस था दैट वाज कि लीगल कोर्स क्या है इसमें, उस पे हमारा फोकस रहा है, और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहा है। तीसरा है जो हम जिस तरह से मैंने कहा कि पीस मेंटेन करने के लिए हमें सबकी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए थी, वो मिली है। बट जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से, वो ऑपरेशनल इनपुट्स के बेसिस पे और एज पर लॉ जो लीगल रिकोर्स है उसको अडॉप्ट करके ही अंजाम दिया गया इस ऑपरेशन को। सर, ये तो पंजाब के लोगों को आपने बताया, देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जब हम पंजाब में थे और ये पूरा क्रैकडाउन शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने फोन किया उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, कि पंजाब में क्या वो खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया है, हमें वहां किसी बिजनेस के लिए जाना है, हमें वहां मत्था टेकने के लिए जाना है, हम जाएं ना जाएं। तो पंजाब का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम लगा लोगों के बीच में कि कुछ खराब सा हो रहा है, क्या वहां पर कोई अलगाववाद वापस शुरू हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब वॉज पीसफुल। आप एक ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जो पंजाब में है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से देश को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पे आई थिंक इससे बेस्ट कम्युनल हार्मनी किसी और स्टेट में नहीं होगी जितनी पंजाब में है। कभी भी कितना भी बुरा वक्त पंजाब ने देखा हो, लेकिन पंजाब में कम्युनल हार्मनी कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है आज तक। दूसरा है, पंजाब पुलिस एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस है। हमारे पास बहुत स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी को हम प्रोएक्टिवली डील करते हैं, और हम कमिटेड हैं कि पंजाब में किसी को कोई किसी किस्म की गड़बड़ी जो है वो करने नहीं दी जाएगी। लेकिन कम्युनल हार्मनी, पीस की जैसे मैं बात करूं, जो लोग बाहर से पंजाब में आना चाहते हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेस पे विजिट करना चाहते हो, कभी ऐसी सिचुएशन ना आज तक आई है पंजाब में, ना कभी आएगी कि जिसमें शांति जो है पंजाब की डिस्टर्ब हो। तो पूरी तरह से पंजाब एक पीसफुल स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, पीस मेंटेन्ड है, और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कम्युनल हार्मनी पंजाब में पूरी तरह से आज तक मेंटेन रही है और आगे भी रही। ਰਾਤ ਲੇਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 ਪਾਠ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਰਨੇ ਪਾਏ, ਕੰਘੇ 2 ਲਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ गिरफ्तारी देने ਦੇ ਵਿੱਚ लेट रहा। तो अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया है। भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा था। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कानून के उचित जो है उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मैं पंजाब पुलिस को अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने 36 दिनों के इतने लंबे चेज के बाद उनको गिरफ्तार किया है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जारी लड़ाई में बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। अब सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से निकाल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब अपने मित्र देशों के भी फंसे हुए नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें कई भारतीय हैं। 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी सूडान संकट पर बैठक की थी और अधिकारियों से भारत के लोगों को निकालने के लिए प्लान बनाने को कहा था।
इधर अमेरिका ने अपने दूतावास से सभी राजनयिकों और कर्मचारियों को निकाल लिया है, साथ ही दूतावास को बंद भी कर दिया है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच चल रही लड़ाई से हालात खराब। सूडान की राजधानी के साथ कई और इलाकों में अब तक एक भारतीय समेत 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जी देखिए, अमेरिका ने 6 विमानों में अपने राजनयिकों और जो दूतावास के कर्मचारी हैं उनको निकाला है और उसने सख्त हिदायत दी है अमेरिकी नागरिकों को कि वो जहां पर हैं सूडान के जिस भी इलाके में हैं अपने घरों में रहें, यहां तक कि अमेरिकी दूतावास आने की भी कोशिश ना करें। जहां शेल्टर उन्होंने लिया हुआ है वहीं पर रहें। ये इस बात की गंभीरता को बताता है कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर हालात ख़राब हैं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी इस तरह की हिदायत जारी करनी पड़ी है। जहाँ तक बात है भारतीयों के वहां होने की, तो लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि भारतीयों की कुल तादाद कितनी है इसका कोई आधिकारिक डाटा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो निकलना चाहते हैं। जिस दिन से हिंसा की शुरुआत हुई, जो कि पिछला शनिवार था, उसके बाद से ही भारत सरकार जो है वो लगातार सऊदी अरब, UAE, UK, US की सरकारों के संपर्क में है और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। भारत का दूतावास वहां पर काम नहीं कर रहा, मतलब दूतावास जो है वो बंद है क्योंकि वो एयरपोर्ट के ठीक सामने है, लेकिन जो भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी और राजनयिक हैं वो अलग अलग इलाकों में रहकर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके या जो जहां पर हैं कम से कम वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बाबत एक बैठक कर चुके हैं और निर्देश दे चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं उन्होंने UAE और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की थी और इसी का नतीजा है कि कल जो तकरीबन 150 से ज्यादा जो वहां से नागरिकों को निकाला गया है, जिसमें बड़ी तादाद सऊदी अरब के नागरिकों की है, उसके अलावा जो 66 नागरिक निकाले गए हैं, 12 देशों के नागरिक हैं वो, उसमें भारत के भी कुछ नागरिक हैं और उनको सऊदी अरब से भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार अपनी तरफ से भी जो सूडान की जो सेना है और जो सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है, जिन दोनों के बीच झड़प चल रही है, उनसे भी अलग अलग लेवल पे संपर्क में है और कोशिश ये की जा रही है कि लोकल कमांडर्स के साथ किसी तरह से एक तारतम्य बिठा के, एक समन्वय बिठा के जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित इलाकों तक लेकर आया जाए। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि खार्तूम एयरपोर्ट जो कि इस लड़ाई की जद में आया और जहां पर हमने देखा कि किस तरह से कई विमान जो हैं वो ध्वस्त हुए इस लड़ाई में, तो वहां से जो विमानों की आवाजाही है वो बंद है। तो ऐसा भी नहीं है कि सीधा वहां पे हवाई जहाज भेज दिया जाए और भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाए। तो सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा खराब है। लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत की तरफ से खास हिदायत दी गई है भारतीयों को कि वो अपने घरों के अंदर रहें, गलियों में ना आए, क्योंकि जिस तरह से दृश्य हम दिखा रहे हैं गलियों में इस तरह से हिंसा का आलम है कि कभी भी कोई भी खतरे की जद में आ सकता है। लेकिन भारत की कोशिश सऊदी अरब से मदद के जरिए भारतीयों को वहां से जल्द निकालने की होगी। इसके लिए मोडालिटी जो है वो तय की जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये काम पूरा हो सकेगा। अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो। जी हां, हैरान ना हो, यह बिल्कुल सही बात है। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल को वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। ये देश की पहली वाटर मेट्रो होगी। इसके लिए 14 टर्मिनल बनाए गए। इसे जम्मू, श्रीनगर और गोरखपुर जैसे शहरों में भी इस तरह की योजना बनाने की बात की जा रही है। जो जानकारी मिली है, यह आम मेट्रो से 40% सस्ती होगी। ट्रैफिक के दौरान लोगों को काफी सहूलियत होगी।